एक्सप्लोजन होगा। तो ये एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर दुनिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि हमें अगर गाइड किया तो चाइना ने गाइड किया, बाहर सूरत हमने खुद डेवलप किया या चाइना ने गाइड किया। मेरा ख्याल ये कि हमने खुद ज़्यादा डेवलप किया, क्योंकि देखो हिंदुस्तान सब कुछ खुद कर सकता है। इमेजिन करें यार, यानी हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम कि तुम चोर हो, अच्छा हिंदुस्तान खुद कर लेगा, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हिंदुस्तान को तो अब एक नया जो आप डॉक्टर साहब देखें कि अभी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी कभी भी कोई स्केप्टिसिज्म से नहीं देखा जाता, और अभी वो फ्रेंच कंपनीज उनके साथ जो है वो बातचीत भी कर रही हैं, तो वो उनको और इसराइल के प्रोग्राम को भी इसराइल के प्रोग्राम को भी नहीं लिया जाता। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मज़ीद सिक्योर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अच्छा, एक बात तो मैं आपसे ये कह दूं कि मेरी दरख्वास्त ये है, अगर अब्दुल कदीर खान साहब तक बात पहुँचे, मेरी दरख्वास्त ये है कि क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पर प्रेशर आएगा, तो मेरी ख्वाहिश ये होती है ना कि उन प्रेशर्स को, उन चीज़ों को कदीर खान साहब ब्रोच नहीं करें। प्रेशर आ सकता है ना, क्योंकि दुनिया इंसाफ के नज़रिए से नहीं सोच रही, वेस्टेड इंटरेस्ट से सोच रही है। वो कहती तुम चोर हो, तुमने ये किया, तुमने इसको बेचा, तुमने उसको बेचा। तो इस चीज़ पर अगर इस माहौल के अंदर, जबकि मुनसिफ ख़राब हैं, तो इस माहौल के अंदर इन चीज़ों को नहीं ब्रोच किया जाए तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर बेहतर असर होगा, एक बात। और मुझे यकीन है कि हुकूमत के लोगों ने इनके साथ कुछ इस सिलसिले में रिक्वेस्ट भी की होगी। ये तो न्यूक्लियर सीक्रेट्स है ना, ये तो कहीं भी नहीं जानी चाहिए कि कहाँ से क्या आया और कहाँ तुमने क्या भेजा, है ना। ये तो हमारी स्टेट सीक्रेट्स हैं, हमारी अपनी सिक्योरिटी इन्वॉल्व होगी तो हम ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं जो हमें बचाने के लिए हों, दुनिया के ऊपर जुल्म करने के लिए नहीं, हमें अपने आप को बचाने के लिए। आपने जो बात की कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, देखिए मैं बताऊं, एक तो हमारा डिटरेंट है कि तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है। एक हमारी इंटरनल सबसे बड़ा डिटरेंट तो अंदर की यकजहती है, कौमों को, जहनों की, मेरे और आपके दिलों का मिलाप है, अवाम की यकजहती है कि पाकिस्तान एक है ना, पाकिस्तान के लिए हम कुर्बानियाँ देंगे। इस वक्त जो हमारे अंदर इम्प्लोजन हो रहा है वो शायद इस हथियार से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। वो सियासी इशू है, उसके ऊपर तो आप और हम जानते हैं कि हमारे सियासी तज्ज़िये क्या हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो मौजूदा मगरिब की जंग है, जितनी हम चलाएंगे उतना ही ये सेल्फ फीडिंग अजदहा है। यानी सेल्फ फीडिंग क्या है कि आप तालिबानाइजेशन करवा रहे हैं जुल्म कर कर के, है ना, और फिर कहेंगे कि अरे ये तो तुम्हारे एसेट्स पर भी जा रहे हैं। यानी ये तो वो अपने आर्गूमेंट को अपनी सियासत से मगरिब जो है वो फीड कर रहा है। तो वी आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। इस वक्त बड़ी ज़रूरत है एक अच्छी लीडरशिप की, जो कहे कि जिसकी स्पाइन हो ना, जो कहते हैं रीढ़ की हड्डी तो हो, खड़ा होकर कह तो सके, है ना। डॉक्टर साहब हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब ने हमें 12 बम बनाने के बहुत सारे तरीके बता दिए। पता नहीं कि प्रोग्राम के बाद क्या हो, लेकिन ये है कि स्टे ट्यून टू सियासतनामा। ब्रेक के बाद हम वापस डिस्कस करेंगे कि क्या दुनिया न्यूक्लियर एसेट्स के साथ, क्या दुनिया न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के साथ, क्या दुनिया न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के मुआहदों के बावजूद जो न्यूक्लियर एक्टिविटी सारी है उसमें एक सेफ़ दुनिया रही है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क को जहाँ पे गुर्बत, जहालत, लाकानूनियत और इस तरह के तमाम मसाइल हद से ज़्यादा जिनका सामना है, दहशतगर्दी का भी हद से ज़्यादा सामना है, क्या उसको अपने न्यूक्लियर एसेट्स को मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्या मज़ीद पावर इसमें डालनी चाहिए, क्या मज़ीद इन्वेस्टमेंट इसमें की जानी चाहिए? स्टे ट्यून टू सियासतनामा। वेलकम बैक टू सियासतनामा। बात हो रही है आज पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुस्तकबिल और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पे से ख़त्म होने वाली पाबंदी के हवाले से। डॉक्टर आरिफ अलवी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नेक नाम रखने में आलमी सतह पर कामयाब नहीं हुआ? क्योंकि हमारी मजबूरियां बहुत हैं। हमारी मजबूरियां ये थी कि हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत हमेशा ख़राब रही, हम भीख मांगते रहे। जब भीख मांगते रहे ना तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बहुत सारी चीज़। जो भिखारी और फ़कीर होता है ना, बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो हमने उसको उस नेकनामी के साथ, देखिए ये इल्ज़ाम उठा लेना चाहिए, उस नेकनामी के साथ हमने अपने आप को कंडक्ट नहीं किया न्यूक्लियर इशू पर जितना हम कर सकते थे। इंडिया के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आया, ना उसने किसी से शेयर किया,
है ना। हमारे ऊपर ये इल्ज़ामात ज़रूर हैं, मगर मैं आपको बताऊं दुनिया एक मुख्तलिफ तरफ जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आपको एनर्जी की बड़ी सख्त ज़रूरत है दुनिया को। अच्छा, फ़िलहाल 2-3 तरीक़े हैं जो चीप हैं और एनर्जी आप जिनसे बना रहे हैं, जिनका ग्लोबल वार्मिंग से ताल्लुक़ नहीं है। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो आपकी तरबेला और काला यानी मंगला और तरबेला है ना, और भाषा में जहाँ भी बनेगा, ये इसका कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, कार्बन एमिशंस नहीं है। अच्छा, जो आप थर्मल न्यूक्लियर एनर्जी जो डीजल फ्यूल से और थर्मल बनाते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बहुत हैं। यानी इस वक्त विद इन सेकेंड्स टनों का कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रहा है बिकॉज ऑफ थर्मल एमिशंस, है ना। तो उससे बना रहे हैं। तो मेजर प्रोडक्शन दुनिया के अंदर थर्मल एनर्जी का है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जिसका कोई एमिशन नहीं। मगर दुनिया को जिस मिकदार में एनर्जी की ज़रूरत है, तो क्लीन फ्यूल्स की तरफ जाना है। अच्छा, क्लीन फ्यूल्स एक तो विंड पावर है, एक वेव पावर है, एक सनलाइट है। अच्छा, इनको हार्नेस करने के एतबार से इस वक्त ये फीजिबल नहीं है कि ये एट लो कॉस्ट दुनिया को एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। मगर एक बीच का रास्ता है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से महंगा है मगर थर्मल से सस्ता है, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी का कोई कार्बन एमिशन नहीं है और ग्लोबल वार्मिंग पर कोई इफेक्ट नहीं है। मगर जो इसका बाई प्रोडक्ट है ना, यानी मैंने आपसे अर्ज़ ये किया कि इसका एक एटॉमिक रिएक्टर का एक कोर होता है। अच्छा, कोर के अंदर क्या होता है कि कंट्रोल्ड एमिशन होता है, यानी यही यूरेनियम 235 की फिशन हो रहा होता है। अच्छा, उसको रोकते कैसे, यानी अगर इसको रोके नहीं तो ये तो न्यूक्लियर बम बन जाएगा रिएक्टर के अंदर भी। तो इसके अंदर ये कार्बन रॉड्स डालते हैं। अच्छा, कार्बन रॉड्स उन फिशन मटेरियल्स को, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को जो निकल रहे होते हैं ना, उनको एब्जॉर्ब करता है ताकि वो कंट्रोल रहे। तो इसको ये न्यूक्लियर कोर कहते हैं। इसमें जो फ्यूल होता है, जब वो यूरेनियम 235 यूज़ होता जाता है तो उसमें U-238 बाकी रह जाता है और प्लूटोनियम बनता है, रेडियो एक्टिव कुछ, वो रेडियो एक्टिव है। अच्छा, और वो रेडियो एक्टिव उसको कहते हैं कि जिसकी हाफ लाइफ जो है वो 10,000 साल है, 20,000 साल है, 50,000 साल है। इसका मतलब उसकी रेडियो एक्टिविटी ख़त्म नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये कागज़ है ना, ये 50 साल में ख़त्म हो जाएगा या 70 साल में ख़त्म हो जाएगा, उसकी रेडियो एक्टिविटी ख़त्म नहीं होती। तो उसका जो डिस्पोजल है, दैट इज़ द ओनली इशू, बट दैट इज़ नॉट सो ह्यूज क्वान्टिटीज़ के डिस्पोजल कि आज हमें उसके ऊपर उसका प्रेशर हो दुनिया के ऊपर। तो फ़िलहाल प्रेशर नहीं है। तो इट्स द क्लीनेस्ट फ़िलहाल इज़ द, और फ्रांस इज़ द ओनली कंट्री जो 20% से ज़्यादा अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इससे न्यूक्लियर, और 73% कर रहा है फ्रांस, है ना। इसका मतलब कि उसने सही फैसला किया, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑयल फॉर इट्स एनर्जी सप्लाईज। तो दुनिया इस तरफ जाएगी। अच्छा, जब दुनिया इस तरफ जाएगी तो इल्म तो नहीं रुकता। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जिन पीसीज पर मैं और आप आज काम करते हैं, ये 1960 के ये सुपर कंप्यूटर से भी बहुत सुपर है ना। तो आज हमारे हाथ में वो चीज़ें हैं जिनको सुपर कंप्यूटर अमेरिका कहता था, जो बैंड आइटम था पाकिस्तान के लिए और हिंदुस्तान के लिए 1990, वो आजकल हमारे घरों में मौजूद है। तो लिहाजा तरक्की रुकती नहीं। लिहाजा ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और नो हाउ को ये ज़बरदस्ती रोकना चाहेंगे, ये रुकेगी नहीं, और ये दुनिया की ज़रूरत है। लिहाजा दुनिया को ये चाहिए कि हमें अकोमोडेट करे, हिंदुस्तान को भी करे, पाकिस्तान को भी करे, जो पोटेंशियल न्यूक्लियर एरियाज़ हैं। जैसे हिंदुस्तान को एक जामे रेजिमेंट के अंदर लेकर आए, अंडरस्टैंड किया, जो बुश साहब के साथ डील हुई है ना, अल बरदाई साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान, इंटरव्यू मैंने सुना है, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के साथ डील हुई है वो अब तुमको पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए टू मेक आवर न्यूक्लियर एसेट सिक्योर। तो सबसे आसान और अच्छा रास्ता और पीसफुल रास्ता ये है कि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी जाए, हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने की इजाज़त दी जाए, चाइना के साथ हमारे बनी रहें। मगर चाइना की टेक्नोलॉजी जो है वो 400 मेगावाट से ज़्यादा नहीं है फ़िलहाल। इस वक्त वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है 1 और 2 यानी 400, 1200 और 1500 मेगावाट तक वो होता है। तो अगर वो इंडिया के साथ जो डील हुई वो हमारे साथ हो जाए तो हमारे इस मामले के अंदर कंट्रोल्स बेहतर। डॉक्टर साहब, वो क्वेश्चन अपनी जगह पे रहता है कि क्या वो वक्त नहीं आ गया कि अब हम अपनी पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को और पीसफुल न्यूक्लियर यूटिलाइजेशन को पब्लिक करें, आम करें, पूरी दुनिया को एजुकेट करें कि लोग ये हम बना रहे हैं और इस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा क्लोज डोर से बाहर निकालने का वक्त नहीं आ गया? जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। इसके अंदर देखिए, चश्मा 3 के ऊपर अब काम हो रहा है चाइना के साथ, और कुछ जिक्र उस बात का हुआ था कि कानूब के पास भी 1000 मेगावाट का करें, मगर चाइना 1000 मेगावाट के ऊपर हमारे साथ अभी कोई डील नहीं हुई, और चाइना ख़ुद भी 1000 मेगावाट्स अब तैयार कर रहा है। चाइना को भी बड़ी एनर्जी की ज़रूरत है, पाकिस्तान, दुनिया को ज़रूरत है
है ना। और एंड इट इज़, अगर हम इसकी बाई प्रोडक्ट यानी रेडियो एक्टिव डिस्कार्डेड जो बाई प्रोडक्ट है उसको अगर हम